1978 में एक 13 साल की लड़की फिनी शॉ ने उस दरिंदे द ग्रैबर को मार गिराया था। उसने उस सीरियल किलर की गर्दन उसी ब्लैक फोन की कॉर्ड से तोड़ दी थी। सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। सबको लगा कि अब नॉर्थ डेनवर के बच्चे सेफ हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? दोस्तों, आज हम द ब्लैक फोन 2 की पूरी कहानी, उसके हर एक राज और उसकी रोंगटे खड़े कर देने वाले प्लॉट को डिटेल में समझेंगे। ये कहानी सिर्फ एक किलर की नहीं, बल्कि ट्रॉमा, डर और मौत की उस पार से आने वाली आवाजों की है। क्योंकि ग्रैबर नरक से वापस आ चुका है। 4 साल एक लंबा वक्त होता है किसी भी आम इंसान के लिए अपनी पुरानी काली यादों को भुलाने के लिए। लेकिन फिनी आम नहीं रहा। वो उस ब्लैक फोन और ग्रैबर की बेसमेंट से जिंदा जरूर निकल आया, पर उसका दिमाग आज भी उसी बेसमेंट के अंधेरे में कैद है। ट्रॉमा ने उसे अंदर से तोड़ दिया है। अपनी इस दर्द और गुस्से को भुलाने के लिए फिनी मैरिजुआना का सहारा लेने लगा है। उसको दिन के उजाले में भी हलुसिनेशन होते हैं। उसे लगता है जैसे उसके आसपास के खराब और कचरे में पड़ी आउट ऑफ ऑर्डर फोन्स अचानक बजने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ है उसकी छोटी बहन ग्वेन जो अब टीनेजर हो चुकी है। उसकी साइकिक पावर्स, उसके वो ख्वाब, वो अभी भी उसके पास हैं। पहले उसे ग्रैबर के उन 5 विक्टिम्स के सपने आते थे, पर अब उसे कुछ नया, कुछ और भी भयानक और पुराना दिखने लगा है। ग्वेन के सपने में बर्फ ही बर्फ है, एक जमी हुई झील। ये जगह उनका गांव डेनवर नहीं है, ये कोई अनजान जगह है। झील के ऊपर धुंध छाई हुई है और उस बर्फ के बिल्कुल नीचे, जहां पानी ने पत्थर का रूप ले लिया है, वहां उसे 3 छोटे बच्चे दिखते हैं। उन बच्चों के चेहरे डर से फ्रीज हो चुके हैं। उनकी आंखें पूरी खुली हुई हैं और वो बर्फ के नीचे से अपने खून से सने टूटे हुए नाखूनों से उस बर्फ पर कुछ अक्षर खुरचने की कोशिश कर रहे हैं। सपने में ही एक और हैरत अंगेज चीज होती है। ग्वेन के कदमों के आगे एक पुराना फोन रखा हुआ मिलता है। वो बजने लगता है। ग्वेन कांपते हुए हाथों से उस रिसीवर को उठाती है और डरती हुई आवाज में कहती है, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आती है, रोने जैसी और दूर से आती हुई। ग्वेन, मेरे बच्चे, उन्हें ढूंढो, उन्हें आजाद करो। दोस्तों, ये आवाज किसी अनजान की नहीं, बल्कि ग्वेन और फिनी की मरी हुई माँ होप की थी। वही माँ जिसके बारे में पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि उनके अपने बाप को लगता था कि उसने अपने साइकिक ड्रीम्स और पागलपन से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। होप मौत के उस पार से ग्वेन को इस सपने के जरिए बता रही थी कि जब वो जिंदा थी तब उसने भी एग्जैक्टली इन्हीं 3 जमे हुए बच्चों के सपने देखे थे। ये ग्रैबर के सबसे पहले शिकार थे। अगली सुबह ग्वेन का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका है। वो सीधा फिनी के पास जाती है और अपने आंसू रोकते हुए कहती है, फिन, मुझे कल रात माँ की आवाज आई थी। वो झील, वो बच्चे, ग्रैबर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे पता है वो झील कहाँ है। ग्वेन अपने भाई फिनी को बताती है कि उनकी माँ ने 1957 में अपनी जवानी के दिनों में एक विंटर यूथ कैंप में काम किया था, जिसका नाम था एल्पाइन लेक कैंप। ये वही जगह थी जो उसे सपने में बार बार दिख रही थी। फिनी पहले गुस्से में इनकार करता है। वो वापस उस डर का सामना नहीं करना चाहता। वो उस नरक में दोबारा पांव नहीं रखना चाहता था। लेकिन अपनी माँ से जुड़े राज और अपनी बहन की मौत जैसी बेचैनी को देखकर वो आखिर मान जाता है। इस खतरनाक सफर में उनके साथ एक और शख्स जुड़ता है, अर्नेस्टो उनकी पिछली फिल्म की दोस्त और ग्रैबर की आखिरी शिकार रॉबिन अरेलानो का छोटा भाई है। अब अर्नेस्टो ग्वेन का बॉयफ्रेंड भी है और अपनी भाई की मौत का कनेक्शन यहाँ होने की वजह से वो उनके साथ चलने का फैसला करता है। ये तीनों मिलकर एल्पाइन लेक कैंप की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ देते हैं। सफर आसान नहीं होने वाला था। जब ये तीनों उस अनजान एल्पाइन लेक कैंप की गेट पर पहुंचते हैं तो मौसम अचानक करवट लेता है। वहां एक भयानक बर्फानी तूफान उन्हें अपनी लपेट में ले लेता है। रास्ते पूरी तरह ब्लॉक हो जाते हैं। बर्फ इतनी तेजी से और गुस्से से गिर रही होती है कि कैंप से बाहर निकलना मौत को दावत देना था। अब वो तीनों सुनसान, अकेले और डर से भरी कैंप में कैद हो चुके थे। कैंप के अंदर उन्हें कुछ और लोकल लोग मिलते हैं जो वहां पहले से फंसे थे। कैंप का हेड सुपरवाइजर अरमांडो, उसकी भतीजी मस्टंग और 2 आम कैंप एम्प्लॉइज केनेथ और बारबरा। बाहर का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अंदर का माहौल धीरे धीरे उन सभी के लिए घुटन भरा होने लगा था। अरमांडो शुरू से ही एक अजीब सा इंसान लगता है। उसकी नजरों में एक छुपी हुई राज और खौफ की झलक थी।
जैसे ही उसने ग्वेन और फिनी का आखिरी नाम सुना, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं, पर उसने अपने होंठ सील लिए। तीनों बच्चे मौका मिलते ही कैंप के अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उन्हें हर हाल में समझना था कि आखिर ग्वेन की माँ के सपने और ग्रैबर इस बर्फीली जगह से कैसे जुड़े हुए हैं। रात का वक्त, कैंप में उनकी दूसरी रात। कैंप के बाहर एक पुराना लाल और जंग खाया फोन बूथ खड़ा है। बाहर जमाने वाली ठंड है, सब लोग अंदर आग के पास सो रहे हैं। तभी उस बंद पड़े मरे हुए पेफोन की घंटी अचानक बजने लगती है। फिन्नी की सांसें उसकी छाती में अटक जाती हैं। ये घंटी, ये दबी हुई खोखली आवाज वो हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। ये वही फोन था। वो कैंप के दरवाजे को धीरे से खोलता है और ठिठुरते हुए उस अंधेरे में फोन बूथ की तरफ बढ़ता है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज बाहर तक सुनी जा सकती थी। जैसे जैसे वो फोन बूथ के पास पहुंचता है, हवा का शोर और भयानक हो जाता है। फिन्नी कांपते हुए हाथों से उस ठंडे रिसीवर को उठाता है और कांपती हुई सांसों के साथ कहता है, हेलो। एक लंबे सन्नाटे के बाद फोन से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आती है, जैसे नरक से कोई बोल रहा हो। तुम्हें क्या लगा था फिनी बॉय कि तुम उस फोन के कॉर्ड से मुझे मार दोगी और ये कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? नॉटी बॉय, तुमने मुझे उस बेसमेंट में तड़पा तड़पा के मारा। मेरे अपने ही खून मेरे भाई मैक्स को मुझे मारने पर मजबूर किया। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सोचने की कि द ग्रैबर तुम्हें चैन से जीने देगा? दोस्तों, ये आवाज साक्षात ग्रैबर की थी, पर अब वो कोई आम सड़क छाप सीरियल किलर नहीं था। वो अब एक डिमोनिक एंटिटी, एक वहशी आत्मा बन चुका था, जो डर और बदले की आग से सांस ले रहा था। उसकी अगली ही सेकंड ग्वेन, जो कैंप के अंदर बिस्तर पर गहरी नींद में थी, उसके सपने के अंदर ग्रैबर का वही भयानक हॉर्न वाला मास्क पहने हुए एक एंटिटी उस पर छलांग लगाता है। जो डर, जो चोट ग्वेन को उस सपने में ग्रैबर पहुंचा रहा था, वो असल जिंदगी में उसके जिस्म पर खूनी निशान छोड़ रही थी। ग्वेन बिस्तर पर इधर उधर पटकने लगती है और सोते हुए चिल्लाती है, छोड़ दो मुझे, हट जाओ, फिन मुझे बचाओ। अर्नेस्टो, मस्टैंग और फिनी दौड़ते हुए अंदर आते हैं और तीनों मिलकर ग्वेन को जोर से हिलाकर उस नाइटमेयर से जगाते हैं। ग्वेन हांफते हुए अपने जिस्म पर खरोंच देखते हुए कहती है, वो वहां था, वो मेरे सपने में आ सकता है। उसने आत्माओं का सिलसिला तोड़ दिया है, वो मुझे वहां मार रहा था। सब लोग इस घड़ी में डर से सहम जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सिर्फ किसी पागल किलर की कहानी नहीं रही, अब उनका सामना सीधे एक डिमोनिक शक्ति से है। सब लोग कैंप के पुराने चैपल में पनाह लेने इकट्ठे होते हैं और वहीं इस डरावनी रात में उनको एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। अरमांडो रोते हुए एक बहुत बड़ा राज रिवील करता है। अरमांडो कांपते हुए बताता है, ये जगह और वो लेक मारू दोनों शापित हैं। 1957 में यहाँ से अचानक 3 बच्चे गायब हुए थे। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, पर उनकी लाशें आज तक कभी नहीं मिली। ग्रैबर की ताकत का सबसे बड़ा स्रोत वही 3 बच्चे हैं। उन बच्चों का आखिरी डर और उनकी तड़पती हुई आत्माएं उस जमी हुई पानी के नीचे आज भी कैद हैं। ग्रैबर उनकी एनर्जी यूज करता है। जब तक उन तीनों बच्चों की लाशों को उस बर्फ से बाहर निकालकर ठीक से आजाद नहीं किया जाता, ग्रैबर अपने सपनों के रास्ते आकर हम सबकी जान ले लेगा। और तभी एक और रोंगटे खड़े करने वाली बात सामने आती है। ग्वेन और फिनी की माँ, अरमांडो और खुद ग्रैबर, ये तीनों अपने जवानी के दिन में इस कैंप में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। ग्रैबर का अंधेरा आज से नहीं बल्कि सालों पहले इस कैंप में शुरू हुआ था। अगली रात ग्वेन फैसला करती है कि वो डर कर नहीं बैठेगी। वो जानबूझकर सोती है ताकि वो अपने सपने को खुद कंट्रोल कर सके। जैसे ही वो सपने में उस बर्फीली झील पर खड़ी होती है, ग्रैबर अपने भयानक मास्क के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ग्रैबर अपनी धीमी और भयानक आवाज में कहता है, तुम्हारी माँ, प्यारी होप, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, छोटी बच्ची। उसको भी लगता था कि उसके सपने और ये दृश्य उसे अंदर ही अंदर पागल कर रहे हैं। पर क्या तुम्हें एक राज की बात बताऊं? ग्रैबर अपने मास्क का नीचे का हिस्सा हटाता है। उसके चेहरे पर वो सेम साइको मुस्कान थी। वो आगे कहता है, तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ ने अपनी जान खुद ली थी? तुम्हारी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, उसको मैंने अपने हाथों से मारा था और मैंने उसकी मौत को सुसाइड का रूप दे दिया ताकि तुम्हारी पूरी दुनिया और तुम्हारा डैड उसे पागल समझे। दोस्तों, ये सुनकर ग्वेन की रूह कांप उठी।
ये इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। ग्वेन के दिमाग में चल रही सालों की सबसे बड़ी उलझन अचानक सुलझ गई। उसे हमेशा यही लगता था कि उसका ये साइकिक गिफ्ट दरअसल एक श्राप है जिसने उसकी माँ की जान ले ली। पर ग्रैबर की इस सच्चाई ने उसके अंदर के डर को एक पल में गुस्से में बदल दिया। उसकी माँ पागल नहीं थी, उसको बेदर्दी से मारा गया था। उसका साइकिक गिफ्ट एक श्राप नहीं बल्कि इस ईवल से लड़ने का एक इकलौता हथियार था। ग्वेन सपने में ही पीछे हटने के बजाय ग्रैबर की तरफ आगे बढ़ती है। वो अपने उस रेल्म में अपनी विल पावर से ग्रैबर को जोर से पीछे ढकेल देती है। उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, जिसके तुरंत बाद फिनी और अर्नेस्टो उसे जगाने में कामयाब हो जाती हैं। अगली सुबह होती है कि तभी बर्फ को चीरते हुए एक स्नो प्लाउ गाड़ी कैंप के पास आकर रुकती है। उसमें से टेरेंस निकलते हैं। जी हाँ, फिनी और ग्वेन के पिता। वो पहले अपनी बीवी की मौत के गम में बहुत शराब पीते थे, पर पहली फिल्म के अंत में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। ग्वेन रोते और गुस्से के बीच अपने पिता और फिनी के सामने खड़ी होती है और कहती है, डैड, आप अपनी पूरी जिंदगी शराब में अपने दर्द को डुबाते रहे। फिन, तू नशे में अपने ट्रॉमा को मिटाना चाहता है, पर इन सब से हमारा अतीत नहीं बदलेगा। आज तक हम भागते आए हैं, पर अब और नहीं। डैड, माँ ने खुद को नहीं मारा था, उस वहशी ग्रैबर ने उनका खून किया था, और अब वो उन 3 बच्चों की आत्माओं को इस्तेमाल करके हमें मिटाना चाहता है। हमें इस झील तक जाना होगा, हमें लड़ना होगा। अपनी बीवी की मौत का असली सच सुनकर टेरेंस की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ता है। टेरेंस ये फैसला करता है कि वो अपनी बीवी के कातिल को इस बार आजाद नहीं घूमने देगा। अब उनका आखिरी मिशन बिल्कुल क्लियर था। उन सबको उस जमी हुई एल्पाइन लेक तक जाना था, किसी तरह बर्फ तोड़नी थी और उन 3 ओरिजिनल विक्टिम्स की लाशें बाहर निकालनी थी ताकि ग्रैबर की शक्ति खत्म की जा सके। ये रात पूरी फिल्म की सबसे भयानक रात होती है। ग्वेन बर्फ पर घुटने टेकती है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाती है। वो अपने आप को वापस उस डर के सपने और रियलिटी के बीच ले जाती है ताकि वो बच्चों की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर सके। पर दोस्तों, जैसे ही वो अपनी मंजिल ढूंढती है, ग्रैबर वहां फिजिकल और डिमोनिक दोनों फॉर्म में मैनिफेस्ट हो जाता है। ग्रैबर की मौत के पार आई डिमोनिक शक्ति वहां मौजूद सभी लोगों पर अचानक हमला बोल देती है। केनेथ और बारबरा को हवा में फैला दिया जाता है। टेरेंस एक बाप होने के नाते अपनी जान पर खेलकर अपनी बीवी के कातिल के आगे खड़ा हो जाता है और ग्रैबर के उस ईवल फोर्स से झगड़ने लगता है। ग्वेन उस टूटे हुए बर्फ के हिस्से से झील के अंदर देखती है और वहां बर्फ की पिछली सतह से चिपकी हुई उन 3 मासूम बच्चों की लाशें दिखाई देती हैं। जैसे ही ऑक्सीजन उस पानी को छूती है और बर्फ टूटती है, उन बच्चों की वो आत्माएं जो सालों से ग्रैबर की अंधेरी में दबी थीं, वो आजाद होने लगती हैं। ग्रैबर की ताकत अचानक से वीक पड़ने लगती है। ग्रैबर गुस्से में पागल होकर फिनी की तरफ बढ़ता है और उसका गला पकड़ लेता है। पर इस बार फिनी की आंखों में वो पुराना 13 साल के बच्चे वाला डर नहीं था। उसने अपने ट्रॉमा को फेस कर लिया था। तभी पीछे से ग्वेन और उन 3 आजाद हुए बच्चों की रोशनीली आत्माएं ग्रैबर की शैडो पर टूट पड़ती हैं। फिनी अपने हाथ में पकड़ी एक्स को दोनों हाथों से घुमाता है और कहता है, ये उन सब की तरफ से है। फिनी की एक्स सीधा ग्रैबर की खोपड़ी को चीर देती है। वो आखिरी और डिसाइसिव ब्लो इतना पावरफुल था कि ग्रैबर की बची कुची ईवल एनर्जी वहीं टुकड़ों में बिखर गई। उन 3 बच्चों की आत्माओं ने ग्रैबर के आखिरी रूप को पकड़ा और उसे उस झील के टूटे हुए जमे पानी के नीचे खींच लिया। ग्रैबर चीखता और फड़फड़ाता रहा, पर उसकी चीख हमेशा के लिए उस बर्फीले नरक में दफन हो गई। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है और ठीक यहीं पर मूवी हमें एक आखिरी रुला देने वाला मैसेज देती है। अगली सुबह जब धूप कैंप पर पड़ती है, वो पुराना फोन बूथ वहां अकेला खड़ा था, पर इस बार वहां एक आखिरी बार घंटी बजती है। ग्वेन धीरे धीरे चलते हुए उस फोन बूथ के पास जाती है और फिर रिसीवर उठाती है। हेलो। इस बार वहां से कोई खौफनाक आवाज नहीं आती। इस बार वहां से उसकी माँ होप की बहुत प्यारी और मोहब्बत भरी आवाज आती है। ग्वेन, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे तुम दोनों पर इतना गर्व है। सुनो, तुम्हारा और मेरा ये जो गिफ्ट है ना, ये कोई श्राप नहीं था। तुम्हें कभी इन अंधेरों से डर कर छुपने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें तो बनाया गया था ताकि तुम इस अंधेरे में रोशनी बन सको। तुम्हारी माँ अब पूरी तरह शांत है और अब तुम सब भी आजाद हो। वो फोन का रिसीवर वापस रख देती है। दोस्तों, द ब्लैक फोन 2 सिर्फ एक स्लैशर या गोर वाली आम हॉरर मूवी नहीं है। ये एक बहुत डीप और इमोशनल कहानी है।
ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार अपनी पीढ़ियों से चलते आ रही दर्द का सामना करता है। तो दोस्तों, ये थी द ब्लैक फोन 2 की पूरी रूह कांपा देने वाली स्टोरी। आपको इस मूवी में सबसे स्कैरी पार्ट कौन सा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी और डिटेल्स आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा और अपने हॉरर लविंग दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई भी भयानक आवाज आपको मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली भयानक कहानी के साथ।